हेलो एवरीवन, आई एम आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में सेमेस्टर 6 में एक पेपर इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग डिमांड क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड है क्या और उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। तो हम लोग मीनिंग ऑफ सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे। डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए कि डिमांड मतलब हम लोग क्या कहते हैं। डिमांड का हिंदी होता है मांग। ठीक है, मांग किसे कहते हैं, डिमांड किसे कहते हैं। तो लोग सिंपल वर्ड्स में जानते हैं, किसी भी चीज की जरूरत क्या होता है। किसी भी जरूरत चीज का जब हम किसी भी चीज की जरूरत होती है, आदमी उसको खरीदना चाहता है, वो क्या है, डिमांड है। इसको कहा जाता है डिमांड। हम लोग करते कब है, जब किसी भी चीज की किसी भी आदमी को जरूरत होती है तो ही किसी चीज का डिमांड होता है। तो डिमांड क्या है, किसी भी चीज का जरूरत। तो इसको हम कॉमनली डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इट्स क्वांटिटी विच कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या है, तो डिमांड फॉर मतलब एक कमोडिटी का डिमांड जो क्या है, तो कहलाता है कि इज इट्स क्वांटिटी विच कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू पे। मतलब कि कोई भी कंज्यूमर उतना परचेज करने के लिए एबल हो कोई भी, और उस चीज को खरीदना चाहता हो, उसके प्रति विलिंगनेस टू पे हो, वो उतना विलिंग है, वो उतना चाहता भी हो परचेज पे करने के लिए, और उतना पे करने के लिए सक्षम भी हो। दोनों होना चाहिए, एबल एंड विलिंगनेस। ठीक है, एट वेरियस प्राइस, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट कमोडिटी के डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्राइस पे एक क्या है, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम में, समय में किसी भी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी को कोई भी कंज्यूमर जब परचेज करता है, तो वो परचेज तभी कर सकता है जब वो एबल टू पे, मतलब उतना पे करने में सक्षम हो, और विलिंगनेस टू पे, मतलब कि उतना पे करना वो चाह रहा हो उस गुड्स के लिए, तो ही डिमांड करेगा, नहीं तो फिर वो डिमांड नहीं करेगा। ये होता है डिमांड। आगे कहता है कि so for a commodity to have demand, the consumer must possess a willingness to buy it, the ability or to means buy it must be related to per unit of time, per day, per week, per month। हम लोग जनरली जानते हैं पहले कि देखिए डिमांड का 3 एलिमेंट होता है। एक होता है डिजायर, एक होता है एबिलिटी टू पे, और एक होता है विलिंगनेस टू पे। तो ही कोई भी कमोडिटी का डिमांड हो सकता है। यदि कोई भी गुड्स यदि कोई भी कंज्यूमर है, यदि उसको किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड्स की जब तक डिजायरनेस नहीं आएगी उनमें, जब तक उसके अंदर डिजायर नहीं होगा उसका, जब तक उसके अंदर उस वस्तु की चाह नहीं होगी, तब तक वो नहीं खरीदना चाहेगा। चलिए, चाह भी हो गया, वो खरीदना भी चाह रहा है। दूसरी बात, अब वो एबल टू पे, मतलब कि उतना वो पे करने के लिए भी सक्षम हो तो ही खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मान के चलिए कि एग्जाम्पल कि मेरे पास 10 रुपया ही है और कोई भी गुड्स 50 रुपये का पसंद कर ले तो नहीं खरीद सकती, क्योंकि उतना हम एबल नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, तो डिमांड तभी हो सकता है जब उतना हम एबल हो पे करने के लिए। तीसरा क्या होता है, विलिंगनेस टू पे। अब ऐसा है कि हम जिस गुड्स को परचेज किए, जो हम जिस गुड्स को चाह रहे हैं, उसका जो प्राइस है उतना हम पे करने के लिए तो सोच रहे हैं क्या नहीं, मतलब हम उतना चाहते हैं क्या नहीं पे करने, विलिंगनेस टू पे, मतलब उतना चाह रहे हैं क्या नहीं पे करने के लिए। मतलब कि यदि कोई भी गुड्स का लग रहा है कि प्राइस 10 रुपया है, और अब प्राइस 10 रुपया लगता नहीं कि हमको वो गुड्स 10 रुपया का है, हम उतना उसके लिए नहीं, हम 7 रुपया हमको लग रहा है कि उस गुड्स में हमको मिल जाना चाहिए, तो आप क्या वहाँ पे 10 रुपया उस गुड्स पे नहीं एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है विलिंगनेस टू पे।
ये तीनों वर्ड मिला के कोई भी गुड्स का डिमांड होता है, कोई भी कमोडिटी का डिमांड होता है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉवर जो है वो कहते हैं by demand means the various quantity of a commodity of a given commodity or services which consumer would buy in a one market in a given period of time at a various price or at a various income or various price of related goods। मतलब कि इनका कहना है कि कोई भी वस्तु का डिमांड तब होता है जब किसी भी वस्तु की एक मतलब सर्टेन क्वांटिटी होना चाहिए, वेरियस क्वांटिटी होनी चाहिए और उसके बाद कंज्यूमर क्या एक मार्केट में परचेज करें गिवन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए गए समय में होना चाहिए, वेरियस प्राइस एक जो फिक्स प्राइस होगा निश्चित प्राइस उस पर होना चाहिए और भी कंज्यूमर का वेरियस इनकम होना चाहिए, अलग अलग इनकम होता है कंज्यूमर का और वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और अलग अलग गुड्स का वेरियस जो प्राइस है वो होना चाहिए। तो इस तरह जब टोटल एक साथ जब होता है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, मतलब आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी मीन्स consumer is willing to purchase a commodity and with sufficient money and thus will to purchase a commodity transfer into demand। मतलब कि यदि कोई कंज्यूमर कोई गुड्स को परचेज करना चाहता है तभी परचेज करेगा जब उसके पास सफिशिएंट मनी हो उसको परचेज करने के लिए, उस गुड्स को खरीदने के लिए उसके पास एक सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। आगे क्या, और बिल टू परचेज कमोडिटी का, और जब ये परचेज होता है तो ये क्या यही चीज़ क्या होता है, डिमांड में ट्रांसफर हो जाता है, डिमांड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही होता है डिमांड। अब इसके आगे आते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। तो जब किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी का डिमांड किया जाता है एट ए वेरियस प्राइस, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है। ठीक है, अब उस चीज़ को और जब वो किस प्राइस पे कितना गुड्स परचेज कर रहा है एट वेरियस प्राइस पे वेरियस परचेज कर रहा है, उसको से हम जो भी हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि कितना गुड्स कितना परचेज पे प्राइस किया, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। देखिए डिमांड शेड्यूल क्या कह रहा है कि डिमांड शेड्यूल रिवील्स दैट व्हेन द प्राइस ₹5 क्वांटिटी डिमांड 5 मतलब 5 रुपये के प्राइस पर 5 यूनिट क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है। यदि प्राइस चेंज हो जाता है 4 रुपया 5 से 4 रुपया हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाता है, 10 यूनिट्स हो जाता है। उसी तरह 1 रुपया हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 25 यूनिट हो जाता है। तो ये जो पूरा होता है क्या होता है, डिमांड शेड्यूल। ये आपका नीचे बताया गया है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ पे है, आइए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ पे है, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब 5 रुपये के प्राइस जब था तो कितना क्वांटिटी 5 यूनिट पर परचेज कर रहे हैं, जब 4 रुपया था तो 10 यूनिट परचेज की, जब 3 रुपया हुआ तो 15 परचेज किए, 2 रुपया हुआ तो 20 परचेज किया, 1 हुआ तो 25 परचेज किए। मतलब ये जो पूरा हम लोग का ये शेड्यूल शो कर रहा है, ये क्या है, मेरा डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, तब आ जाता कि अब आगे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। तो जब कर्व यहाँ आपका नीचे दिया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मतलब कि ये जो क्वांटिटी ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इसको जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। नहीं दिया हुआ, नहीं तो नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि जो डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है क्या, जब इसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। जब मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड जब मैनी नंबर ऑफ कंज्यूमर, बहुत सारे जब कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या वो टोटल जो डिमांड होता है सभी कंज्यूमर का मिला के वो क्या होता है, मार्केट डिमांड कहलाता है। देखिए क्या कहता है
in a market there is not one consumer but many consumers of a commodity, the market demand of a commodity affected। मतलब कि एक कंज्यूमर नहीं होने से बहुत सारे कंज्यूमर जब मिलके कोई सामान को खरीदते हैं तो होता है मार्केट डिमांड कहलाता है। और जब इसको हम एक शेड्यूल में कर देते हैं, एक हम शो कर देते टेबल में जब शो कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस ए था, क्वांटिटी डिमांडेड ए पर, अभी यहाँ पे दो कंज्यूमर ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों मिल के परचेज कर रहा है, एक 5 परचेज कर रहा है, एक 10 परचेज कर रहा है। उसी तरह एक 10 परचेज किया, एक 20 परचेज किया, एग्रीमेंट डिमांड कितना हो जा रहा है, इतना होते जा रहा है। टोटल ₹1 ₹5 प्राइस पे टोटल ए 5 किया, बी 10 किया, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। उसी ₹4 के प्राइस पे ए 10 किया, बी और 20 किया, टोटल 30 हो गया। तो एंड सो ऑन, मतलब लास्ट में ₹1 पे ये टोटल कितना, एग्रीगेट डिमांड ₹75 का हुआ, 75 यूनिट टोटल हुआ। जब ये पूरा जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये क्या ए का था, ये क्या था, बी का था, और जब दोनों ये मिला के कर दिए तो क्या हो गया, मार्केट डिमांड कर रहे, जब दोनों का मिला के ऐड कर दी तो क्या एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, मार्केट डिमांड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है मार्केट डिमांड का। देखिए उसी तरह यहाँ मतलब कि वही चीज़ को समझाया गया है कैसे और करना है। एक हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी को, जब तीनों को एग्रीगेट कर लिए टोटल जो भी क्वांटिटी डिमांडेड हुआ तो इसका कर्व यहाँ पे बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, मार्केट। ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है। अब ये जब तीनों को एग्रीगेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड कर्व हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या है, डिमांड को क्या क्या डिटर्मिनेंट जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोला जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स या व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो भी हम यही आंसर लिखेंगे। इसमें बहुत जगह आपको दोनों एक साथ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कि इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, दोनों को अलग से कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म है जो अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बहुत बेसिक चीज, मतलब बेसिक कहने का मतलब है बेसिक कहने का मतलब है कि यदि आप, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप लोग बराबर इस चीज़ को देखते हैं, बराबर मार्केट में आप लोग ये चीज़ को देखते हैं। देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या कहता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहता है कि जब किसी भी गुड्स का प्राइस, गुड्स और प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस में बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि आप जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब कि जो भी परचेज करते हैं, किस चीज़ पे आधार पे परचेज करते हैं, तो प्राइस के आधार पे परचेज करते हैं। ठीक है, तो जब होता क्या है, आप जब किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है, किसी भी गुड्स का प्राइस लो होता है तो ज़्यादा डिमांड करते हैं कोई भी गुड्स का। अब पहले देखते होंगे आप एग्जाम्पल में, अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं। उसी तरह यदि भी किसी भी गुड्स का प्राइस यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसका डिमांड हम क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब क्या होता है कि प्राइस और गुड्स दोनों का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, ये होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अफेक्ट करता है। अब देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर को डिमांड को इफेक्ट करता है। कैसे, यदि किसी भी कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा है, यदि किसी भी कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा गुड्स भी परचेज करेगा, मतलब कि कुछ ज़्यादा डिमांड करेगा कोई भी गुड्स के लिए। यदि किसी भी गुड्स का कम है, इनकम किसी भी कंज्यूमर का कम है इनकम, तो क्या करेगा, डिमांड भी कम करेगा। ठीक है, ये होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहता है कि किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। कैसे, यदि वो टेस्ट, यदि वो फेवरेबल है किसी भी कंज्यूमर के लिए तो उस गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा।
फेवरेबल कहने का मतलब कि आपको किसी भी गुड्स का अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब आपको वो पसंद आ रहा है, तो उसका डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और यदि किसी तरह पसंद नहीं आ रहा तो उसका डिमांड क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या कहता है? देखिए रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि एक गुड्स के जगह, मतलब एक गुड्स के जगह हम दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकें। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यदि अब वो कहने का मतलब ये एक ही तरह का गुड्स हो जिसको हम एक, यदि लगे कि नहीं इसके जगह हम इस गुड्स को यूज किया जा सकता है, तो उस तरह के गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में यदि मान के चलिए चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है। यदि आदमी चाय पीता है तो उसके जगह चाय नहीं मिलता तो बहुत आदमी कॉफ़ी भी वहाँ पे पी लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उसके लिए। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कहता है कि यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यदि आप चाय यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसे देखिए, यदि ये टी है, ये टी है, ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी है, ठीक है। यदि चाय का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, यदि चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग क्या डिमांड अभी पढ़े थे, यदि किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कम जाता है। ठीक है। तो अब देखिए अभी मान के चलिए चाय का भी प्राइस कितना है, 10 रुपया है, और कॉफ़ी का प्राइस भी 10 रुपया है। ठीक है। कॉफ़ी का भी प्राइस 10 रुपया है। यदि चाय का प्राइस बढ़ के 12 रुपया हो जाता है और कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपया ही रहता है, तो क्या इफेक्ट हुआ? अब आदमी सोचेगा हम चाय के जगह तो कॉफ़ी भी यूज कर सकते हैं। अब जब तो चाय से जब दोनों सेम दाम में मिला तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे चाय का दाम इंक्रीज किया, जैसे इसका प्राइस इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, कॉफ़ी सस्ता हो गया और कॉफ़ी का डिमांड क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज कर गया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, मतलब कि यदि एक गुड्स का प्राइस यदि इंक्रीज करता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड क्या करता है, अदर गुड्स का डिमांड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उसी तरह यदि यदि इसका उल्टा लिया जाए एग्जाम्पल, यदि इसका प्राइस घट के 8 रुपया आ जाए, अब ये महंगा हो गया तो इसको नहीं परचेज करके कॉफ़ी वाले जो शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे, टी पे शिफ्ट, और इसका डिमांड क्या हो जाए, कम जाएगा। ठीक है। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो मान के चलिए ये टी कॉफ़ी मान के चलिए 100 कस्टमर, तो 100 कंज्यूमर दोनों यूज कर रहे थे, इसका भी 10 रुपये प्राइस था, इसका भी 10 रुपये प्राइस था। अब मान के चलिए इसका प्राइस बढ़ के 12 रुपया हो जाता है। अब इसमें जो सक्षम नहीं होंगे, उसको लग रहा है कि हमको ज़्यादा लग रहा है, तो मान के चलिए इनके 50 कस्टमर 50 कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी पे, तो टोटल डिमांडेड कॉफ़ी का कितने कंज्यूमर का हो गया, 150 का, जबकि चाय कितने 100 यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनका डिमांड, टी का डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गया, कॉफ़ी पे हो गया। उसी तरह यदि इसका प्राइस घट जाता है, 8 रुपया हो जाता है, तो इसका जो डिमांड होगा, मान के चलिए 50 अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना 150 टी यूज करने वाले रहेंगे और 50 बनेंगे कॉफ़ी यूज करने वाले। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही कहता है कि किसी भी गुड्स का यदि एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो दूसरे गुड्स पे क्या होता है, इफेक्ट करता है। और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और गुड्स का जो रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। उसी तरह यदि मान अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा जो एक दूसरे की पूरक वस्तु है, मतलब कि एक के बिना दूसरा चीज यूज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में मान के चलिए, यदि पेन और इंक का एग्जाम्पल लेते हैं,
ठीक है। यदि पेन है तो उसमें बिना इंक का पेन का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि मान के चलिए इंक है और ये पेन है, तो यदि इंक का प्राइस इंक्रीज करता है तो पेन का प्राइस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस सॉरी, वो यहाँ पे गलत बताया, हम थोड़ा सा ये गलत बताए। यदि इंक का प्राइस बढ़ता है तो पेन का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब इंक का प्राइस बढ़े तो इसका प्राइस, पेन का भी प्राइस, क्योंकि एक दूसरे की पूरक वस्तु है, तो अब इसका जब प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, इसका डिमांड कम गया, क्योंकि इसके बिना इसका यूज नहीं है, ठीक है। उसी तरह यदि इसका प्राइस घट जाता है तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स में आते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा। एडवर्टीजमेंट क्या, मतलब कि किसी भी गुड्स को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाए तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर उसके बारे में जानने लगता है, उसका चॉइस हो जाता है, उसका डिमांड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि यदि कंज्यूमर को लगता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो क्या करता है, तो वो यदि उसको लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उसको लगता है कि नहीं फ्यूचर में इस गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो करेंट टाइम समय में मतलब अभी के समय में उसको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा परचेज कर लेगा। उसी तरह लगेगा कि नहीं उसको फ्यूचर में इस चीज़ का दाम कम होने वाला है तो क्या करेगा, अभी कम परचेज करेगा। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि यदि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में। यदि प्राइस लगता है कंज्यूमर को कि बढ़ने वाला आगे जाके, तो उसका क्या करता है, डिमांड यानी सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उसका डिमांड इंक्रीज करता है, लगता है यदि उसका प्राइस आगे घटने वाला तो उसका डिमांड डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसमें। ये था इंडिविजुअल डिमांड को जो इफेक्ट करता है। अब आता है जो मार्केट की डिमांड को जो इफेक्ट करे, वहाँ पे था प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, बात तो बराबर है। यदि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड कम होगा। हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, इसलिए से बहुत ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अब आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। क्या कहता है, यदि किसी भी पब्लिक का, किसी भी कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहता है तो उसको जो ज़रूरत की वस्तु उसकी ज़्यादा हाई हो जाती है, उसको लग्जरियस से, उनकी कंफर्ट और लग्जरियस की जो गुड्स होंगी उनको वो ज़्यादा स्पेंड करता है, और वो क्या होता है, उस चीज़ की डिमांड उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी डिमांड, कंफर्ट और लग्जरियस गुड्स की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पैटर्न, यदि इनकम बढ़िया है डिस्ट्रीब्यूशन, यदि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनकम तो कोई भी गुड्स का प्रोडक्ट का डिमांड भी ज़्यादा होगा। यदि कम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो उसका डिमांड कम होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या कहता है कि यदि कंज्यूमर को लगता है कि एक्स ये का हम, यदि कोई भी गुड्स एक्स है, यदि उसका हम डिमांड कर रहे हैं, यदि उसके जगह से उसी टाइप का गुड्स यदि वाई आ जा रहा, वो उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, उसको सब मामले में अच्छा लग रहा है, तो यदि वाई की तरफ यदि शिफ्ट हो जा रहा है तो क्या करेगा, एक्स का डिमांड यहाँ पे कम जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान के चलिए मैगी और इप्पी है, ठीक है। एग्जांपल में यदि आदमी, बस कोई जरूरी नहीं कि एग्जांपल सही हो, मैं एक बस ऐसे ही ले लेते हैं इसको। मान के चलिए मैगी और इप्पी है, ठीक है, दोनों नूडल्स हैं। यदि मैगी को लग रहा है कि मैगी से इप्पी बहुत बढ़िया, उसका प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्या करता है, अब धीरे धीरे मैगी छोड़ के कहाँ सब इप्पी पे डिमांड शिफ्ट होने लगेगा और प्रेफर करने लगेगा, और मैगी का डिमांड क्या होगा, खुद का खुद कम जाएगा, ठीक है। ये होता है शिफ्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होता है, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस यही कहलाता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सिंपल सी बात है, यदि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो गुड्स का डिमांड भी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम रहेगा तो डिमांड कम होगा। सोशल कस्टम एंड सिरोमनीज, सोशल कस्टम कहने का मतलब है कि यदि कोई सिरोमनी होती है, यदि कोई ऐसा कस्टम वगैरह होता है, यदि वैसा कोई फंक्शन होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है,
तो उस रिलेटेड गुड्स की डिमांड क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जांपल में अभी शादी के समय में क्या होता है, शादी रिलेटेड जितने भी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि ऑफ सीजन में उनकी डिमांड नहीं होती है। तो वही कहता है कि सोशल कस्टम एंड सिरोमनीज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैंने भी इंडिविजुअल में बताया था कि यदि लगता है कि पब्लिक को कि यदि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उसका डिमांड क्या होगा, अभी राइज कर जाएगा, और यदि कम होने वाला तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टैक्स रेट देखिए कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। टैक्स रेट में यदि लग रहा है पब्लिक की यदि गवर्नमेंट किसी भी गुड्स पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देती है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है, तो क्या होता है, उस गुड्स का डिमांड कम जाता है, क्योंकि उसकी प्राइस वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसका डिमांड कम जाता है। उसी तरह यदि गवर्नमेंट किसी गुड्स पे सब्सिडी दे देती है तो उस गुड्स का डिमांड, उस गुड्स का प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, उसका प्राइस डिक्रीज कर गया, उसका डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा उस गुड्स का डिमांड। तो ये टैक्स रेट जो है डिमांड को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टैक्स रेट, ठीक है। उसी तरह आता है वेदर कंडीशन बहुत इफेक्ट। मान के चलिए कि अभी यदि विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में विंटर क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सीजन के अकॉर्डिंग वेदर की कंडीशन के आधार पर क्या होता है, वस्तु के गुड्स के डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, गुड्स के डिमांड में चेंजेज आ रहे हैं। यदि विंटर सीजन है तो विंटर क्लॉथ्स के डिमांड बढ़ रहे हैं, यदि समर सीजन है तो समर के डिमांड बढ़ रहे हैं, समर क्लॉथ के डिमांड बढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिमांड इफेक्ट करता है, ठीक है। आप यहाँ पे इनोवेशन छूट गया। यदि वैसा इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स मार्केट में न्यू गुड्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो और यदि कंज्यूमर का क्या टेंडेंसी होता है, कोई भी न्यू गुड्स परचेज करने के लिए, मार्केट में नया है इसको ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए कभी जब भी कोई भी न्यू गुड्स का इन्वेंशन होता है मार्केट में, इनोवेशन होता है मार्केट में, तो उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यदि किसी भी गुड्स परचेज के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है तो उस गुड्स की डिमांड जरूर बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कुछ भी खरीदने जाते होंगे, आपको कहा जाता हो कि या बाइक भी खरीदने जाते होंगे, तो आपको फाइनेंस की ये लोन की सुविधा आपके पास उपलब्ध होती है। वहाँ पे आप EMI के पे लेके आप धीरे धीरे करके उसको, मतलब कि आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जब क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल तो उसका डिमांड भी क्या होता है, उसको उसका बढ़ जाता है, क्योंकि यदि किसी के पास नहीं भी पैसा है तो वो खरीद लेता है और उसको धीरे धीरे बाद में करके उसको पूरा कर देता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। पैटर्न ऑफ सेविंग, यदि पीपल ज़्यादा सेव करता है तो डिमांड डिक्रीज करेगा, यदि पीपल कम सेव करता है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या लगता है कि वैसे मतलब ऐसा गुड्स का डिमांड जो खुद का अपने इस पोजीशन को नहीं देखते हुए दूसरे को पोजीशन को देखते हुए इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल पे मान के चलिए वैसा गुड्स यदि कोई नेबर खरीद लेती है, यदि कोई मेरा पड़ोसी परचेज करता है, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास वो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है उस गुड्स की परचेज करने के लिए, फिर भी दिखावे के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस गुड्स को किसी न किसी तरह से परचेज करते हैं। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मनी, यदि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन अच्छा है, ज़्यादा है, तो गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होंगे। यदि सर्कुलेशन ऑफ मनी, मार्केट में मनी की सर्कुलेशन कम है तो डिमांड की भी सर्कुलेशन कम होगी, ठीक है। तो ये था पूरा मेरा हमारा डेटा एनालिसिस ऑफ गुड्स जो हम लोग पढ़े अभी, ठीक है। हम लोग पूरा पढ़े आज मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर, मार्केट डिमांड शेड्यूल कर, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आज के लिए इसका नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।